आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात करेंगे जाति से जीतेंगे क्या चुनाव। जी हां, यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, जिसकी बिसात पर 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठने लगा है। हालांकि देश के कई सूबों में विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा बिहार से उठा है। बिहार में जातिगत आधारित जनगणना कराने के लिए तेजस्वी यादव समेत विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और बिहार में जाति जनगणना कराने की मांग की है। नीतीश कुमार ने पहले ही इस मुद्दे पर अपनी हामी भर दी है, लेकिन बिहार बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में यह बयान दिया है कि एससी और एसटी के अलावा बाकी जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी। ऐसे में आज बात इसी मुद्दे की होगी। क्या बैकडोर से मंडल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो रही है? क्या अब जाति से जीतेंगे चुनाव? यह है आज का सबसे बड़ा सवाल। हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए, और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोग का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई, और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, एससी एसटी के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी, तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं। दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। और ये भी हमने कहा दूसरे प्रस्ताव में, अगर मिलने का समय नहीं मिल पाता है तो इसमें हमने उदाहरण भी दिया कि जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है, तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करें कराने की। उन्होंने हम लोगों के बयान के बाद जो है कर्नाटका सरकार का जब उदाहरण हमने दिया, तब जो है कागज वगैरह मंगा करके वो देख रहे। और वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी खेमे से बने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार सही समय पर ही सही निर्णय लेगी। सुनिए। इसमें ना एनडीए की बांटने की बात है, ना चाचा भतीजा की एक होने की बात है। बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव काफ़ी पहले यह पारित हुआ था, उस आलोक में ये सारी बातें आ रही हैं। और यह जनगणना भारत सरकार को करना है, भारत सरकार को निर्णय लेना है, तो भारत सरकार उचित अवसर पर उचित निर्णय लेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी दलों के लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मुझसे भी सभी राजनीतिक दलों के लोग मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये मांग इस बार बिहार से उठ रही है। हालांकि आपने देखा है कि कई राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने जातिगत मतगणना की मांग की है, लेकिन बिहार से मुद्दा जोरदार तरीके से उठा है। यहां पर पक्ष और विपक्ष मिले हैं और अब केंद्र को चिट्ठी भी लिखी जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या जाति के आधार पर चुनाव जीता जाएगा? इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अनिला सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। अभिषेक झा जी हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू की तरफ से, और चित्रंजन गगन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी की तरफ से, भी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। और उसके अलावा रमन कुमार दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक तिवारी लखनऊ से, और सौरभ कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रमन कुमार, मैं आपके पास आ रही हूं। रमन, बिहार से यह मांग उठी है कि जातिगत मतगणना कराई जाए, और इसमें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है, जिसमें उन्होंने हामी भर दी है, यानी कि बिहार में पक्ष और विपक्ष साथ में है। लेकिन बीजेपी की तरफ से चुप्पी है, इस पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। कैसे समझा जाए इसे? देखिए, पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना
जो होता है उसका खुलासा किया जाए कि आखिरकार उनकी संख्या, किस जाति की संख्या क्या है, उनका आर्थिक आधार क्या है। लेकिन सरकार सारी बातों को सामने नहीं रखती। अभी आधे अधूरे मामले सामने आए हैं और उस आधे अधूरे मामले में ऐसा लगता है कि देश के करीब 70 से 75% परिवार ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और उनमें से आधे से ज्यादा गरीब हैं। इन गरीब परिवारों में हर 5वां परिवार दलित या आदिवासी है। तो हर 5वां परिवार दलित या आदिवासी ये सरकार की तरफ से बताया गया, तो बाकी जो 4 हैं वो किस जाति के हैं, यही जानने की कोशिश लगातार आरजेडी या जेडीयू की तरफ से हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की दलील है कि अगर हम सभी बातों को सामने रखें तो एक भारत के बारे में जो परसेप्शन या एक छवि बनाने की हमारी कोशिश है उस पे कहीं बट्टा न लग जाए, साख पे बट्टा न लग जाए। जिस तरीके से हम आर्थिक उदारीकरण की बात कर रहे हैं और ये जब आंकड़े सामने आते हैं कि 70 से 75% गरीब है और उसमें से आधी आबादी की हालत काफी खराब है। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से अभी एक लिखित बयान में गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि सिर्फ SC/ST को हम जातिगत जनगणना के आधार पर उनकी संख्या कितनी है इस बात का खुलासा करेंगे। बाकी इसमें कोई बदलाव करने की हमारी कोई योजना नहीं है। इससे साबित होता है कि अब नीतीश कुमार और आरजेडी दोनों मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे और केंद्र सरकार के भी कई मंत्री जैसे रामदास अठावले हों या जो पिछड़ी जाति के मंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि इस फैसले पे उनका भी साथ हो। ओके रमन, मैं लौटती हूँ आपके पास। सौरभ भी हमारे साथ मौजूद है पटना से। सौरभ, क्या इस पर बिहार से रणनीति बनी है, क्या चर्चा हुई है, क्योंकि दिल्ली में डिस्कस होना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 बार सदन में, चाहे बिहार विधानसभा की बात करें या फिर विधान परिषद की बात करें, 2 बार सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि बिहार देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें बीजेपी भी शामिल थी। बीजेपी ने भी कहा था कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब केंद्र सरकार यह कर रही है कि केवल वो जनगणना करेगी और केवल ST/SC के बारे में ही जनगणना होगी, तो कहीं ना कहीं अब मुखर रूप से नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव सामने आ गए हैं। कारण उनका कहना है कि ये जो मांग है यह काफ़ी पहले की मांग है और जब बिहार में सर्वसम्मति से यह फैसला हो गया है सदन में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो अब केंद्र सरकार पीछे क्यों हट रही है। हालांकि एक बात और है, एक राजनीति और है, यूपी में चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव यह इस मांग को इसलिए भी काफ़ी मुखर होकर उठा रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उनका इस मुद्दे का फायदा उन्हें यूपी चुनाव में जरूर होगा। यूपी चुनाव में एक संकेत देने की कोशिश की जाएगी कि हम लोग चाहते थे कि पिछड़े जो हैं देश में उनकी भी जनगणना हो, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें नकार दिया। तो निश्चित रूप से इसका भी फायदा चाहे नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव यूपी चुनाव में लेना चाहते हैं। जी तो आप देख रहे हैं कि सौरभ लगातार जो बिहार में विधानसभा में जो डिस्कस हुआ है और ये वो नेता जिनकी तस्वीर आप देख रहे थे जिन्होंने मांग किया, इधर कहा गया है, भारत सरकार का रुख भी है, नीतिगत फैसला किया है कि जनगणना में SC और ST के अलावा अन्य जाति वार आबादी की गणना की जाएगी। आप देख रहे हैं कि मुद्दा यहां पर यह है कि SC/ST को ही क्यों शामिल किया जा रहा है, फिर पिछड़ा वर्ग कहां चला जाएगा, क्यों सभी जितने भी वर्ग हैं, जितनी भी जातियां हैं जो गरीब हैं, उनको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है। अनिला सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं, पिछड़ों को हमेशा उन्होंने अग्रसर किया है, उनकी बात कही है, यहां तक कि उन्होंने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से पहली बार ऐसा हुआ कि पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री बना। तो फिर इस बार SC/ST की ही बात क्यों कर रहे हैं, बाकी वर्ग को क्यों इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, उनकी मतगणना क्यों नहीं करेंगे आप? ये नहीं कहूंगी कि जो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसमें SC/ST नहीं OBC भी शामिल होने चाहिए और फॉरवर्ड क्लास जो कास्ट है वो भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉरवर्ड है उनकी भी ये डिमांड रहती है कहीं ना कहीं। पर ये बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी है।
कॉन्ट्रोडिक्टरी इसलिए मैं कहूंगी कि क्योंकि एक तरफ तो हमारा संविधान कहता है, या मैं कहूंगी कि हर एक जिम्मेवार नागरिक का ये सपना रहता है कि मेरे देश में जाति और धर्म के आधार पर राजनीति ना हो, और उधर जब राजनीतिक दल ये कहते हैं कि नहीं, हमने जातिगत ये जनगणना करिए जिससे कि हम क्षेत्रीय राजनीति में अपनी जातियों के अनुसार अपना प्रेशर डाल सके, दबाव डाल सके, तो ये मैं इसीलिए कहती हूँ कि बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी है और ये एक पंडोरास बॉक्स है जो ओपन हो जाएगा। पर फिर भी मुझको लगता है कि भाई एक ऐसा विषय है कि जो कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कस होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट चले तो शायद इस पे चर्चा भी हो सके। अभी अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रीय दल, अलग अलग नेता जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ नेता हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं इस पे। पर मुझे लगता है कि ऑन द लार्जर स्केल, क्योंकि पूरे भारत का विषय यहाँ आता है, हमारे नागरिकों का विषय यहाँ आता है, इसको बहुत थॉरली इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, फिर कोई निर्णय लेना चाहिए। ओके, ठीक है। अशोक तिवारी, आपके पास आ रही हूं। अशोक तिवारी, आप देख रहे हैं कि इसका सीधा सीधा फायदा चुनाव में होता नजर आएगा और इसीलिए इस पर जोर भी दिया जा रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो जातिगत ही लड़ा जाना है क्या, जो लगातार शुरुआत से हम सवाल भी उठा रहे हैं? देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हर बार जब चुनाव आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि विकास के एजेंडे पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने तमाम सारे विकास किए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी रही हो, चाहे कोई पक्ष में रहा हो, सत्ता में रहा हो या विपक्ष में रहा हो। तो कोई ये नहीं कहता है कि वो जातिगत आधार पर चुनावी मैदान में जा रहा है। लेकिन आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए, मैं सबकी बात कह रहा हूं, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है लेकिन उसका नाम बदल दिया गया, प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी, लेकिन वो सम्मेलन ब्राह्मणों का है। ठीक इसी तरह से अगर कहीं आप देखिए कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसमें भी जातीय असंतुलन खासतौर पर ध्यान रखे जाते हैं। जब भी संगठन की इकाई का विस्तार किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में तो उसमें भी जाति का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ये देश के दो ऐसे राज्य हैं जहां पर डेवलपमेंट से ज्यादा जाति का मुद्दा हमेशा चुनाव में हावी देखने को मिला है। आपको याद होगा कि अभी बीते दिनों जब सबसे पहले मायावती ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन कराने का ऐलान किया तो उसके बाद अखिलेश यादव ने भी तमाम सारे ब्राह्मण नेताओं के साथ अलग बैठक की, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप ब्राह्मण सम्मेलन उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं तो उनकी तरफ से जवाब यही आता है, चाहे कोई दल हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, कि वो विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में जाने वाले हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो चुनावी जो एजेंडा होता है उसमें कहीं ना कहीं जाति का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसका संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि क्षेत्रवार, इलाकावार, जगह जगह पर जो जातिगत जो छत्रप नेता हैं, जो जिनका जातियों पर अच्छा प्रभाव है, उनको जोड़ा जाता है, उनको अभियान में लगाया जाता है। तो यह जरूर है कि डेवलपमेंट की बात कही जाएगी, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं बिहाइंड द कैमरा जाति एक बहुत अहम मुद्दा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। और यह मैसेज देने की कोशिश सबकी तरफ से की जाती है, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, या समाजवादी पार्टी की तरफ से, या बीएसपी की तरफ से, क्योंकि सबका जो बेस वोटर है, जो कोर वोटर है, जो कहा जाता है कि पार्टी के साथ जुड़े हुए मतदाता हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है और यह कोशिश की जाती है अगर दूसरे वर्ग भी उनके साथ आ जाएं तो शायद उनके लिए सत्ता की राह आसान हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में इस तरह के प्रयोग पहले भी होते रहे और इन दिनों भी देखे जा रहे हैं। ये एकदम आपने सही बात कही है अशोक, के भले ही पार्टियां कुछ भी कहती रहें कि हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे जनता के बीच में, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव आते आते जाति बन जाता है। मैं आ रही हूं अभिषेक झा जी, आपने केंद्र का रुख तो समझ लिया, साफ साफ सुन भी लिया, स्पष्ट है, तेजस्वी यादव से मिले हैं नीतीश कुमार, जाएंगे दिल्ली, अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन जो नित्यानंद राय ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने साफ साफ कहा है ये सरकार का ही है। केंद्र सरकार ने संसद में ये बयान दिया, एससी और एसटी के अलावा बाकी जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जाएगी। अब बताइए क्या कहना है आपका? दिनेश जी, जाति आधारित जनगणना कराने की हमारी मांग कोई नहीं, लंबे समय से हमारी पार्टी ने इसको लेकर मांग की है, विधानसभा में यहाँ प्रस्ताव भी पारित। अब इसको भले ही लोग इस तरह से देखें कि हम इसको चुनावी राजनीति में इसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए कि हमने जब पहले से ही इस मांग को उठाया उसके बाद तो कई चुनाव बीत गए, बिहार में तो अभी चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन इसके पीछे की हमारी जो एग्जैक्ट मंशा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप जानती हैं कि केंद्र सरकार की कोई योजना हो, बिहार की सरकार, प्रदेश की सरकार की कोई भी योजना हो, इसका लाभ अमूमन लोगों को मिलता है जाति के आधार पर, कि एक खास जाति वर्ग के लोग जो पिछड़े समाज से आते हैं उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो भाई जब हम जानेंगे नहीं जब तक कि क्या उनकी संख्या है, कितनी संख्या में किस जाति के लोग किस जगह पर रहते हैं, तो कैसे उनको सरकार तैयार नहीं है, तो अब क्या करेंगे? आप अपने खर्चे पर कराएंगे जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं? नहीं, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी जाति के लोगों के बीच में थोड़ा भी असंतोष का भाव आए। और रहा सवाल की सरकार ने यह फैसला लिया है, इस पर हमारे आदरणीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना वक्तव्य दिया है
कि हम फिर से केंद्र की सरकार से पुनः आग्रह करेंगे कि एक बार पुनर्विचार करें इस पूरे मामले पर। इसको लेकर आगे भी मुलाकात भी हो सकती है, या प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से केंद्र की सरकार से हम दोबारा आग्रह भी करें कि कृपया इस मांग पर, जो हमारी कोई नई मांग नहीं है, उस पर विचार किया जाए। हम तो एनडीए के मजबूत घटक दल हैं। एनडीए के अंदर हमको अपनी बात जब रखनी होती है, विधानसभा में हाँ में हाँ थी, लेकिन केंद्र में आप देख रहे हैं कि वो बात नहीं है जो बिहार विधानसभा में जो बीजेपी के नेताओं ने कही है। उन्होंने कहा है कि SC/ST की ही काउंटिंग होगी और उन्हीं की जनसंख्या, जो भी उनके नंबर्स हैं वो दिखाए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, बाकी का नहीं होगा। साफ साफ कहा है नित्यानंद राय ने, ये आप समझ लीजिए। अब देखते हैं कि दिल्ली में आप कैसे बात रखते हैं नीतीश कुमार। मैं आ रही हूँ रमा ने, एक सवाल ये है कि ये चुनाव आते आते ये मुद्दा उठता है, बाकी दिन क्यों सोए रहते हैं नेता? देखिए, हमेशा ये नारा दिया जाता रहा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि SC/ST को आरक्षण मिल गया संवैधानिक तौर पर, लेकिन पिछड़ी जातियों में जिसकी संख्या ज्यादा है उस संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, इस बात की मांग लगातार की जाती रही है। लालू प्रसाद यादव जब संसद में थे तब उन्होंने भी जोरदार तरीके से इस मांग को उठाया था। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव ने भी इस मांग को उठाया था कि सरकार आखिरकार जाति के आधार पर सभी जातियों की संख्या कितनी है इसका खुलासा क्यों नहीं करती। लेकिन सरकार के पास मजबूरी है। इससे पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार 10 साल थी, उसने भी नहीं किया, और 7 साल करीब बीजेपी की सरकार है। और आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी को पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री के तौर पर बीजेपी अक्सर प्रोजेक्ट करती है, लेकिन जातिगत आधार पर जो जनगणना है उसको सार्वजनिक करने से बीजेपी भी बचना चाहती है, क्योंकि इससे पहले भी जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी बीजेपी का यही रुख था, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अब चूंकि सहयोगी पार्टियों के रुख के बाद क्या बीजेपी कुछ नया फैसला लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जाति एक बड़ा फैक्टर है, और उसके हिसाब से पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि जो कमेटी बनी है उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक की जाएगी, ताकि जो मांग है उस मांग को पूरा किया जा सके। तो जाति से जीतेंगे चुनाव, आज का यही है बड़ा सवाल। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव हैं, जिसकी बिसात पर 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा। जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने दिल्ली को जीत लिया, ये हमेशा कहा जाता रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बिहार से एक बड़ी जो मांग उठ रही है वो जातिगत जनगणना की मांग है, जिस पर केंद्र का रुख दूसरा है। केंद्र SC/ST के अलावा नहीं चाहता है कि किसी भी और वर्ग की मतगणना हो, साफ साफ कह दिया है। अब इस पर क्या बिहार में जो सहयोगी दल हैं बीजेपी और JDU, उनके बीच में तकरार बढ़ेगी? क्या उनकी राहें अलग अलग नजर आ रही हैं? ये बड़े सवाल हैं जिन पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। अब चितरंजन जी, सवाल मेरा आपसे, आप ठीक है मिले नीतीश कुमार जी से, उन्होंने आपकी हाँ में हाँ मिलाया, उन्होंने कहा कि होना चाहिए। बाकी के जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनको भी तो लाभ मिलना चाहिए। जब तक काउंटिंग नहीं होगी तो उनका उद्धार कैसे होगा? लेकिन केंद्र का रुख तो कुछ और ही है, तो ऐसे में फिर क्या करेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो काफी पहले से हम मांग करती रही है और सदन से लेकर सड़क तक हम इस सवाल को लेकर लड़ते रहे हैं। आदरणीय लालू जी पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाने का काम किया था। पटना के सड़कों पर लाखों की संख्या में आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना की मांग लेकर प्रदर्शन भी हुआ। बिहार विधानसभा से 2 बार यह प्रस्ताव पारित। यह बहुत अजीब लग रहा है कि भाजपा भी शामिल रही है उसमें। सब सम्मत प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें भाजपा भी पक्ष में मतदान किया, और दिल्ली में भाजपा सरकार में है, सरकार भाजपा की ही समझिए, एनडीए के समझिए, लेकिन मुख्य उसमें घटक भाजपा है। अब बिहार में वह समर्थन करती है और दिल्ली में उसकी सरकार जो है वह कह रही है कि केवल SC और ST का गणना होगा, जाति आधारित जनगणना नहीं होगा। नीतीश जी चूंकि जनता दल एनडीए के घटक है, एक महत्वपूर्ण नेता है एनडीए के, और चूंकि बिहार विधानसभा से पारित हो चुका है, जनता दल भी इसके समर्थन में है, तो उनको कहा गया है, नेता प्रतिपक्ष और भी विपक्षी दलों के साथ कल उनसे मिलकर कहे हैं कि भाई आप एनडीए में हैं, आपका प्रभाव है, आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। अब सवाल है कि अब
कितना दबाव बना पाते हैं और कितना इनका वो रिस्पेक्ट करते हैं, कितना रिस्पॉन्स लेते हैं इनकी बातों का। दबाव में वह तो बीजेपी आती प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री दबाव में काम नहीं करते हैं, आपको भी मालूम है। नहीं, अभी आप देखिए नीट में जिस ढंग से इन्होंने पिछड़ी जातियों के आरक्षण को मार दिया था, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार से जब आवाज उठी और दूसरे जगह से भी लोगों ने जब यह आवाज उठाया, तो अंत में भाजपा को यह मानना पड़ा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और नीट में भी जो है सो आरक्षण लागू करना पड़ा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। इसलिए ऐसी बात नहीं है दबाव बनेगा। अगर नीतीश जी दबाव बनाएंगे तो आपको निश्चित लगता रूप है से कि बीजेपी को छोड़ आपके साथ जाएंगे नीतीश कुमार जी? नहीं, अब तो नीतीश जी को फैसला करना है, क्या करेंगे। चलिए, सीधा नीतीश सवाल जी है, को कोई फैसला साधारण करना सवाल है है क्या नहीं। करना है। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है। मैं अनुराग जी आपके पास आऊं, उससे पहले अनिला सिंह जी, ये दो तरीके की बातें क्यों? बिहार विधानसभा में एक मत, फिर केंद्र में आते आते दूसरी बात, ऐसा क्यों? राज्य की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, हर राज्य में उसकी मौजूदगी है। तो बिहार की अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी डिमांड्स होंगी, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने आवाज ये उठाई होगी। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लीडर्स इस बात के लिए डिमांड उठा रहे हैं, परंतु जो केंद्र की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस की रही है, चाहे वो आज की मौजूदा सरकार है, उनको पूरे राष्ट्र का देखना होता है, उनको संविधान को समझना होता है। उनको बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने एक उनकी परिकल्पना थी कि यहाँ पर जाति विहीन एक समाज हो, उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। हमारे यहाँ पे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये कहते हैं कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं या लोहिया साहब की आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, परंतु जहाँ राजनीतिक फायदा उठाने की बात आती है तो वो आइडियोलॉजी को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग जातिगण बात कर रहे हैं कि भाई इस तरीके का सेंसस होना चाहिए, कभी इन्होंने इस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में नहीं सोचा क्या? देश के प्रधानमंत्री जी ने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में सोचा, इसीलिए जो 10% रिजर्वेशन है, जो इकोनॉमिकली वीकेंड क्लास है, जो अपर कास्ट में भी आते हैं, उनको भी ये मौका दिया कि नहीं, आपको भी रिजर्वेशन मिलेगा, आपका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप गरीब वर्ग से आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी साझेदारी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक प्रोग्रेसिव देश के लिए हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारे में अब में और 1000 साल पहले वाले भारत में अंतर क्या रह जाएगा। ओके, अनुराग भदौरिया जी, बात कीजिए ना आर्थिक ढांचे पर, बात कीजिए सामाजिक ढांचे पर, जात पात की बात बीजेपी नहीं करती है, आपका क्या रिएक्शन है? अनिला सिंह जी को आप सुन रहे थे। देखिए, इस देश के अंदर में अगर किसी ने भी जाति धर्म की राजनीति की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी सामाजिक विकास की तो राजनीति करती नहीं है, सामाजिक न्याय की बात भी नहीं करती है। उसे समाज के अंदर में किस तरह से नफरत की बात हो, किस तरह से समाज को डिवाइड किया जाए, किस तरह से समाज को अलग अलग करके और अपनी सत्ता हासिल की जाए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप पूरे देश के अंदर में पहली जनगणना 1931 में हुई थी लास्ट, उसके बाद आज तक जनगणना हुई नहीं। तो अगर जनगणना हो जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर सब हमारा अपना देश है और सब ये तो सच है कि यहाँ पे हमारा जो हिंदुस्तान है सभी जाति धर्म का विभिन्न जातियों का और विभिन्न धर्मों का देश है। अगर यहाँ पे जनगणना हो जाए और पता चल जाए कौन कितने हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? सुबह से लेकर शाम तक राजनीति तो धर्म वो जात की करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही होती तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती ना। आज हमारे देश में बेरोजगारी से लोग आत्महत्या तो नहीं कर रहे होते, महंगाई से आत्महत्या तो नहीं कर रहे होते, यहाँ पे कोविड काल में लोगों की मौतें तो नहीं हुई होती, किसान तो धरने पे नहीं बैठा होता, तब तो आज हमारा हिंदुस्तान बहुत सुचारू रूप से चल रहा होता। लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने सत्ता के बारे में सोचा है। इसीलिए कहते हैं जब आप सत्ता के बारे में सोचते हो तो जनता को सच भी बताओ कि जितनी किस जात की कितनी आबादी है, कितनी आबादी के लोग यहाँ किस जात के रहते हैं, क्या उनका समीकरण है, क्या उनका सामाजिक ढांचा है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है। कि हम तो कह रहे हैं सभी तरह से आप सर्वे करा लीजिए ना, उनकी आर्थिक स्थिति का भी करवा लीजिए, उनकी जातिगत भी करवा लीजिए, और कितने जात कितने नहीं, वो नहीं कराएंगे, उन्होंने मना कर दिया है, कह रहे हैं हम जाति पर राजनीति नहीं करते, विपक्ष को अपना फायदा दिख रहा है इसलिए अब जातिगत मत जनगणना की बात कर रहा है विपक्ष। देखिए अब उनके पास क्या है कि उनको ये चिंता सताने लगी है कि अब उनकी जनता ने का विश्वास उनके ऊपर उठ चुका है, अब वो थोड़े घबराए और परेशान है। सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी मंच पे खड़े होके बोलती थी, अपनी जाति धर्म की बात बताती थी,
इनके बड़े बड़े नेता तो मंच पे बोलते थे हम किस जाति के हैं, ऐसा तो कभी किसी नेता ने नहीं बोला कि किस जाति के हैं। किसी भी बड़े नेता ने मंच पे अनिला सिंह जी जल्दी से रिएक्शन देंगी आप इस पर, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ जल्दी से। देखिए, यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि क्या पिछड़ा होना कोई शर्म की बात है या दलित होना कोई शर्म की बात है। भाई, अगर मैं पिछड़ी जाति से आती हूँ या कोई और व्यक्ति दलित समाज से आता है या कोई अपर कास्ट से भी आता है, खासतौर से मैं पिछड़ों की और दलित की मैं बात करती हूँ, तो क्या ये कोई शर्म की बात है? अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से आते हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं इस समाज से आता हूँ, तो कोई शर्म की बात है क्या? तो फिर उनकी काउंटिंग क्यों नहीं? नहीं, तो काउंटिंग एक अलग बात होती है। उनकी जनगणना क्यों नहीं? ये लोग अब यादव जी जो नहीं अखिलेश यादव जी, ये कैसे चलेगा? अखिलेश यादव जी जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो यादव समाज है उसकी राजनीति करते हैं। आप ये सोचिए ना कि किस प्रकार से विभाजित हो जाएगा पूरा का पूरा देश। लेकिन आप तो मुझे ये लगता है कि आप सभी को पता है कि वो किस जाति से आ रहे हैं, किस धर्म से आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखिए ना, वो देश के कंजम्पशन के लिए मत रखिए। प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, तो उस वर्ग की काउंटिंग क्यों नहीं बीजेपी कराना चाहती है? उस वर्ग को नंबरिंग क्यों नहीं देना चाहती है, ताकि उनका भी उद्धार हो सके? जब तक आपको पता नहीं चलेगा कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग पिछड़े हुए हैं, तो फिर आप कैसे विकास करेंगे? मैं एक अभिषेक जाजी एक लाइन में, अब क्योंकि राहें अलग अलग हैं, तो बिहार में नीतीश बाबू क्या करेंगे? चितरंजन जी पूछ रहे हैं कि आप जाएंगे आरजेडी की तरफ, जो विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ, या फिर बीजेपी की तरफ, क्योंकि केंद्र का रुख साफ है। आप तय कर लीजिए। अब विपिनेश जी, किसी के तरफ जाने की बात नहीं है। यह मांग हमारी पार्टी की बहुत पुरानी मांग है, हम इस मांग पर आज भी कायम है। नहीं, इस तरफ या उस तरफ तो होना पड़ेगा, बीच में कैसे रहेंगे आप? इस तरफ क्या है भाई, हम इस मांग के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे जी। हम किसी दल के हिसाब से अपनी मांगों को नहीं उठाते हैं। नहीं तो क्या तेजस्वी यादव ने जो कहा है कर्नाटक की तरह अपने खर्चे पर कराएंगे फिर केंद्र सरकार अगर हाँ नहीं करता है तो? देखिए विपिनेश जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार से आग्रह किया है। मुझे लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी उनका वार्तालाप हो सकता है, तो फिर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। चलिए ठीक है, बातचीत के बाद स्पष्ट होंगे हालात कि केंद्र का रुख क्या है, खुद नीतीश जी जानेंगे। वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जाति का जो जिन है ना, चुनाव से पहले हमेशा उठता है, हमेशा। ये तो राजनीतिक पार्टियां कहती आई हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब आप ये समझ लीजिए, आपको तय करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।